गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स। आज अपन बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर है उसको पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या चीज़ है और इसका अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। और विशेषकर चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाता है तो उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ होनी बहुत आवश्यक है। बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ के आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो इतिहास पर निर्भर करता है और इतिहास है ये पेपर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास बताने में बहुत मदद करेगा। फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका अर्थ क्या है। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध निकलते हैं। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। अब दो तीन चीज़ें इस परिभाषा में आप ध्यान दीजिएगा। पहली तो ये प्रक्रिया है, और दूसरा शक्ति, और तीसरा व्यवस्थित, और चौथा लाभ और राष्ट्रीय हित। ये पांच चीज़ें हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पहली बात तो ये प्रक्रिया है कि प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यवस्थित कर रहा है। यानी हर एक राष्ट्र अपने संबंधों को अपनी शक्ति के माध्यम से व्यवस्थित करता है कि उससे अधिक से उस व्यवस्था से उसको अधिक से अधिक लाभ हो और उसके जो राष्ट्रीय हित है उनकी अधिक से अधिक वृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला, राष्ट्रीय हित। ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, यानी हर एक राष्ट्र का एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक साधे। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद जिस तरह का भी लगाए वो सारे तत्व यूज लेकर के वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे। तो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। दूसरा है संघर्ष। ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। चूँकि संघर्ष और सहयोग दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कहा जाता है कि ये संघर्ष होता है, उसके माध्यम से हर एक राष्ट्र को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलता है और उसी से सहयोग का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। और फिर है शक्ति। तीसरा जो तत्व है वो है शक्ति। ये इसका है साधन, यानी संघर्ष का साधन शक्ति, और उससे वो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों का साधन करता है। इसको यूँ समझिए कि हर एक राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर एक राष्ट्र अपनी संघर्ष करता है। सबसे पहले दो देशों के बीच में संघर्ष पैदा होता है, उस संघर्ष को शक्ति के माध्यम से सुलझाने के प्रयास करते हैं, तो शक्ति उसका साधन हो गई और वो शक्ति ही उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय हित को अलग अलग वैज्ञानिकों ने और अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से कहा। जैसे एक विचारक है जेम्स रोजनाउ, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण उपखंड है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डिसाइड करने के लिए या उनको पढ़ने के लिए या उनको समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ होना बेहद आवश्यक है। दूसरे है स्प्राउट। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्य और हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध और संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया, प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यानी स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय जो है, स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय का मतलब हो गया राज्य, यानी वो राज्य जो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको खुद ऑपरेट करने में सक्षम हो वो। यानी राज्योों के अपने अपने उद्देश्य और हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध। हर एक राज्य के अपने उद्देश्य होते हैं, अपने हित होते हैं, इनके विरोध भी होता है, इनका प्रतिरोध भी होता है या इनसे संघर्ष भी होता है। उनसे उत्पन्न उनकी क्रिया या प्रतिक्रिया, उनका कहाँ सहयोग होता है, कहाँ पर विरोध होता है, कहाँ पर संघर्ष उत्पन्न होता है, उससे वो संबंधित राष्ट्र क्या क्रिया या प्रतिक्रिया करता है और संबंधों का अध्ययन, यानी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का उनके संबंधों पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। फिर एक और विचारक है फेलिक्स ग्रास ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सिर्फ विदेश नीति तक सीमित कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कि विदेश नीति का अध्ययन है वो ही डिसाइड करेगा। तो ये तो आ गया बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ।
कि कहाँ कहाँ है, चूँकि इसके अर्थ पर एकमतता नहीं है, कोई कहता है कि किसी तरह का अध्ययन है, अलग अलग विचारक अलग अलग मानना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और ये इनके अर्थ आ गए। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस तरीके की, उसकी प्रकृति कैसी है। बेसिकली अपन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति चीज़ क्या है। भी किसी भी, अब देखो प्रकृति क्या है कि किसी भी विषय की प्रकृति से तात्पर्य उसकी अनुसंधान प्रवृत्ति से है, यानी वो अनुसंधान उस विषय में वो किस तरह का अनुसंधान करना चाहता है, उससे संबंधित उसकी प्रकृति की जानकारी होती है। इससे विषय की रुचि के क्षेत्र की सीमाओं की विमाओं का ज्ञान हो जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है उसका रुचि कहाँ, उस सब्जेक्ट की क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है, यानी कोई व्यक्ति अगर अध्ययन करना चाह रहा है तो उसकी सीमाएं कहाँ तक है, उसकी प्रकृति से ज्ञान होता है। प्रकृति से हमें विषय विशेष की आधारभूत विषय वस्तु की जानकारी भी हो जाती है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि हमें प्रकृति के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उस विषय विशेष की आधारभूत विषय वस्तु क्या है, ताकि उसका अध्ययन करने में आसानी हो जाए। और विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान अध्ययन की गुणवत्ता और उसकी उपादेयता के लिए आवश्यक है। अब विषय प्रकृति की भाई बात करें, अगर प्रकृति की आवश्यकता क्यों है, क्यों जाने हम प्रकृति, तो प्रकृति कोई भी विषय है उसका स्पष्ट ज्ञान, उसके अध्ययन की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता या उपादेयता क्या है, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के लिए बेसिकली किस चीज़ पर विवाद है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति इस बात पर अधिक निर्भर है कि अध्ययन के विषय के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी प्रकृति इस पर अधिक निर्भर है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग लक्ष्य मानते हैं। कोई इसको संघर्ष मानता है, कोई सहयोग मानता है, कोई युद्ध मानता है, कोई शांति मानता है। तो इनको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। तो इसका जो अपन प्रकृति की बात करते हैं वो प्रकृति है, वो मुख्य लक्ष्य इसका यही है कि प्रकृति को डिसाइड करना है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लक्ष्यों को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सभी लोग इस बात को लेकर एक मत है कि राज्यों के परस्पर संबंधों का निर्धारण करने वाले तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफ़ी हद तक निर्भर करती है। बहुत सारे मतभेद है, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर एकमतता है कि पहली चीज़ तो जैसे परस्पर संबंधों को निर्धारित करने वाले तत्व कि प्रकृति में क्या है कि कोई भी राज्य है उसके संबंध है वो किस तरह से डिसाइड होते हैं, क्यों दो राज्यों के बीच में सहयोग होता है, क्यों दो राज्यों के बीच में युद्ध होते हैं, क्यों राज्यों के बीच में आपसी द्वेष होते हैं, क्यों दो राज्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक होते हैं जबकि सीमाओं पर उनकी लड़ाई होती है। तो इनके जो परस्पर संबंध निर्धारण करने वाले जो तत्व है उनका अध्ययन इसकी प्रकृति को काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है। परंतु अब ये तत्व क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, इनको लेकर के भी काफ़ी मतभेद है कि जिन तत्वों से कोई देशों के संबंध है वो निर्धारित होते हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी मतभेद है। लेकिन अलग अलग विद्वान हैं उनको अलग अलग चीज़ों को अध्ययन पर बल देते हैं। जैसे पहला है विदेश नीति का अध्ययन, फेलिक्स ग्रास है, वो ये मानते हैं कि सिर्फ विदेश नीति का अध्ययन है वो कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि सिर्फ विदेश नीति का अध्ययन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विदेश नीति सिर्फ इतना डिसाइड करती है। विदेश नीति जानने के लिए उस आपको संबंधित देश का उसका इतिहास जानना पड़ेगा, उसकी भौगोलिक स्थिति जाननी पड़ेगी, उसकी संस्कृति जाननी पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण उसका नेतृत्व जानना पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति पर नेतृत्व का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अकेली विदेश नीति का अध्ययन, हालांकि इन्होंने कहा है कि अकेली विदेश नीति का अध्ययन है, लेकिन विदेश नीति के अध्ययन के अपने ड्रॉबैक भी है। दूसरा, आर्थिक संबंधों के अध्ययन पर बल। उदारवादी विचारक, जितने भी उदारवादी विचारक है वो कहते हैं कि आप आर्थिक संबंधों को पढ़ लीजिए, संबंधों को, किस देश का व्यापार किस देश के साथ अधिक है, इस चीज़ को आप अध्ययन कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश के किस तरह के संबंध होंगे। चूँकि 21वीं शताब्दी में आकर के ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये सच है कि आज के वक्त में जो आर्थिक संबंध है वो दो देशों के या वैश्विक समुदाय के, मानिए वैश्विक समुदाय के संबंधों को काफ़ी हद तक निर्भर करती है। लेकिन आर्थिक संबंध एकमात्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण के लिए अगर भारत पाकिस्तान को देखें तो इनका व्यापार भी होता है लेकिन तनाव भी रहता है। तो हम अगर इनके आर्थिक संबंधों का अध्ययन कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके तत्वों का या इनकी प्रकृति का पता कर पाएंगे। तो ये उदारवादी विचारक उनका मानना है कि आर्थिक संबंधों के अध्ययन पर अगर हम ध्यान दें तो हम इसकी प्रकृति, इसके जो तत्व है उनको निकाल सकते हैं। तीसरा, परस्पर बढ़ती अंतर्निर्भरता पर बल, यानी
जो कुछ विचारक का वो ये मानते हैं कि जो आपसी अंतर्निर्भरता है, अंतर्निर्भरता का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, की एक स्टेट है वो एक चीज़ का उत्पादन कर रहा है और दूसरा चीज़ है जैसे भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी मैन पावर सप्लाई कर रहा है, या सॉफ्टवेयर के एरिया में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो अपनी मैन पावर को बाहर सप्लाई कर रहा है, तो बहुत सारे देश वो भारत पर डिपेंड है, जैसे भारत तेल के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। तो ये जो पारस्परिक अंतर्निर्भरता बढ़ती है, इस पर बल दिया जाए कि दो देशों के मध्य किन किन चीज़ों को लेकर के आपसी सहमति बनती है और किन किन चीज़ों को लेकर के विवाद होता है, या एक देश है वो एक मसले पर उनका विवाद चलता है, दूसरे मसले पर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करती है इनके संबंध। फिर चौथा पॉइंट है कि बढ़ती आर्थिक विषमता, यानी मार्क्सवादी विचारक का ये पॉइंट नंबर 2 और 3 के बीच की कड़ी निकाल के लेके, यानी आर्थिक संबंध और परस्पर अंतर्निर्भरता, लेकिन इनके बीच में जैसे मतलब इसको आप यूँ समझिए कि व्यापार घाटा जिसको अपन बोलते हैं, कि आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, धनवान देश है वो और अधिक धनवान होते जा रहे हैं जबकि जो गरीब देश है वो अधिक गरीब होते हुए जा रहे हैं। तो इसका बेसिकली कुछ कारण है वो उनके व्यापार घाटा है, या जो देश शुरुआत से विकसित देश है उन देशों को, ये भी एक अध्ययन का विषय है एक्चुअल में कि वो क्या कारण है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारक का वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है वो आर्थिक विषमता के दायरे में भी किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विषमता है वो अंततः संघर्ष की ओर लेकर के जाती है। फिर 5वां पॉइंट है वैश्वीकरण की बदौलत आए परिवर्तनों पर बल। बहुत सारे विचारक है वो उनको समझने के लिए वैश्वीकरण की बदौलत, क्योंकि वैश्वीकरण 21वीं शताब्दी की देन है लगभग, क्योंकि पूरे विश्व की तरफ 21वीं शताब्दी के बाद वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से फैला है। 20वीं शताब्दी में भी बहुत सारे देशों ने अपना लिया था, लेकिन 21वीं शताब्दी की बदौलत में इन्होंने एक पूरे पैर फैला लिए, तो उसकी बदौलत बहुत सारे देशों के संबंध है वो परिवर्तन हो गया। मसलन EU जैसी संस्थाएं हो गई या आसियान जैसे संगठन हो गए, तो ये जो संगठन है इन संगठनों की बदौलत भी बहुत सारे देशों के आपसी संबंधों पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये सारा का सारा आपसी जो इंटरडिपेंडेंसी की बात अपन ने पॉइंट नंबर 3 में की थी, ये वैश्वीकरण की बदौलत ही आई है। इतनी अंतर्निर्भरता है वो वैश्वीकरण की बदौलत आई है और इसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तो उन परिवर्तनों का अध्ययन भी करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा गतिशील है, समसामयिक और प्रासंगिक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को हम कुछ पॉइंटों में बांध करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा गतिशील, वक्त के साथ चलने वाली, समसामयिक है और प्रासंगिक भी है। इसके अंतर्गत वे समस्त प्रश्न और विश्लेषण समाहित है जो राज्य के परस्पर संबंध और उनकी राजनीति को निर्धारित करते हैं। यानी वो इसके अंतर्गत वो सारे प्रश्न और विश्लेषण समाहित है। हम प्रकृति के माध्यम से कि दो राज्यों को उनके परस्पर संबंध क्या होंगे और उनकी राजनीति किस तरह से चलेगी, इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है वो ही समसामयिक और गतिशील है और वो ही निर्धारित करती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को पढ़ना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अपन चूँकि इसके अर्थ और प्रकृति को पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, कि इसका दायरा कहाँ तक है। महत्वपूर्ण चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका दायरा क्या है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपेक्षाकृत एक नया विषय है, दिस इज न्यू सब्जेक्ट, तो इसलिए अभी तक इसका अध्ययन का कोई दायरा निश्चित नहीं हो पाया है। 1947 में विदेशी मामलों की परिषद की रिपोर्ट के आधार पर ग्रेसन क्रक ने इसमें 5 तत्वों को शामिल किया था। यानी इसका दायरा है वो एक 1947 में एक विदेशी मामलों की परिषद की रिपोर्ट आई थी, एक प्रतिवेदन आया था, उसके आधार पर एक ग्रेसन क्रक नाम के विचारक थे, उन्होंने 5 तत्वों को शामिल किया कि ये 5 तत्व है, जैसे राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हम इसके कोई भी राज्य उस व्यवस्था का स्वरूप क्या है और उसके कार्य करने का तरीका क्या है, इसके अध्ययन को हम शामिल कर सकते हैं। दूसरे, राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, यानी वो कौन से मुख्य एलिमेंट्स है जो किसी भी स्टेट को पावरफुल या पावरलेस बनाते हैं, तो उनको अध्ययन किया जा सकता है। वो आर्थिक है कि सामाजिक है कि सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, जो भी तत्व है उनका अध्ययन। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन, कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व की वर्तमान स्थिति क्या है और महाशक्तियों की विदेश नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में काम कर रही है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इनका अध्ययन कर सकते हैं। चौथा, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन, कि आज जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहे हैं, मान लीजिए आज भारत पाकिस्तान का अगर तनाव चल रहा है, या बाहर चीन का सीमा विवाद चल रहा है, या जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें जो जिस तरह का
आपसी मतलब जो एक ग्रहवार की स्थिति, आपसी युद्ध की सी स्थिति चल रही है, तो उन सब किन कारणों, कौन से कारण उत्तरदायी है? वर्तमान जो संबंध है, रूस इस तरह का व्यवहार कर रहा है, चाइना इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो इनका इतिहास का क्या असर है कि वो इस तरह का व्यवहार करें? इन सारी चीज़ों का अध्ययन। और पांचवा, अधिक स्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, कि वर्तमान में इस एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जाए या एक ऐसी विश्व व्यवस्था की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए जो अधिक स्थायित्व वाली हो, जो संसार को अधिक स्थायी साकार दे सके और वे हमेशा शांति और प्रगति की तरफ ले जा सके। इन समस्त चीज़ों के अध्ययन को शामिल किया गया है। हालांकि अलग अलग विचारकों ने इसके विषय क्षेत्र को अलग अलग माना है, लेकिन संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ये तो 1947 की रिपोर्ट के आधार पर ग्रेसन क्रक ने माना था, लेकिन इसके बाद भी विचारकों ने इसके विषय क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसको विषय क्षेत्र माना है, लेकिन उनके मतभेदों में भी कुछ समानताएं, उन समानताओं के आधार पर इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान जो पात्र है वो राज्य है। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने वाले जो मुख्य जो भी पात्र है वो सारे स्टेट है। यहाँ स्टेट का मतलब वो देश जो अपना खुद निर्णय लेने में सक्षम हो, तो वो सारे इसके मुख्य पात्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है, क्योंकि शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो वर्तमान संबंधों को परिभाषित करने में काफ़ी हद तक और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन, कि हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना होगा तो उसके संगठनों को, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई है, चाहे वो आर्थिक संगठन हो, सैन्य संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, प्रादेशिक संगठन हो, सांस्कृतिक या अन्य कोई संगठन हो, इन सब का आर्थिक संगठन में हम EU, विश्व बैंक यानी यूरोपियन यूनियन, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन इत्यादि का अध्ययन करते हैं कि ये संगठन है वो किस तरह से वर्तमान जो संसार में आए और इन संगठनों की वर्तमान में क्या महत्व होता है। और सैन्य संगठन से नाटो क्यों बनाया गया, शीत युद्ध का इस पर क्या प्रभाव था, सीटो क्या था, वर्साय पैक्ट जो आज वर्तमान में ख़त्म हो चुका है, इसकी क्यों इनका गठन किया गया। राजनीतिक संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, प्रादेशिक सार्क आसियान जैसे संगठन हो गए जो आज महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सांस्कृतिक संगठन जैसे यूनेस्को हो गया या अंतर्राष्ट्रीय अन्य जो में जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है जो संसार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता है, इन समस्त संगठनों का अध्ययन करना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर चौथा पॉइंट है कि युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन, कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और शांति क्यों, किन कारणों से युद्ध होता है, किन कारणों से शांति की स्थापना होती है, युद्ध होता है उसके पीछे कौन से फैक्टर होते हैं, कहाँ पर जाकर राजनीति फेल होती है कि उसका परिणाम युद्ध होता है, या शांति की स्थापना होती है तो किस तरह के प्रयासों से शांति आती है, इन सब का अध्ययन। विदेश नीति निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन, कि कोई भी विदेश नीति है उनके निर्माण पर किन किन चीज़ों का असर रहता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएँ उनको प्रभावित करती है, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल, कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके अध्ययन पर, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून समस्त देशों पर समान रूप से लागू होता है, तो उनके अध्ययन पर बल दिया जाता है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी देश सहमति देते हैं, अगर इन पर टकराव होता है तो क्यों होता है, इन पर सहमति बनती है तो क्यों होती है, इन सब का अध्ययन। सैनिक संगठन और विदेशी व्यापार का अध्ययन, समस्त जितने भी सैनिक संगठन है, चाहे वो जैसे मसलन नाटो हो गया या अन्य कोई सैनिक संगठन है, उन पर उनका अध्ययन, कि उनका आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यापार और समृद्धि या विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर सैन्य संगठनों की क्या उपयोगिताएं हैं, इनका क्यों है। और विदेशी व्यापार, यानी किसी देश के साथ अगर व्यापार होता है तो वो क्यों होता है, उससे व्यापार से राजनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ता है, इन समस्त चीज़ों का अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वो हालांकि अभी तक पूर्णतया निर्धारित नहीं हो पाया है, लेकिन अगर बड़े बड़े स्वरूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सब कुछ शामिल है, जिसका अपन एक विद्यार्थी होने, एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते और वर्तमान संसार को समझने, वर्तमान संसार के संबंधों को समझने के लिए इसका अध्ययन अति आवश्यक है। नेक्स्ट में हम इनकी उपयोगिता वगैरह और नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।